ये JKS 2023 मेंस जो आज पेपर हुआ है वो है ये, ठीक है। पहला कल्चरल मटीरियलिज्म, चैप्टर नंबर 6 निकालो, मार्विन हैरिस का स्कूल है, ठीक है। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडमंड लीच, ठीक, लिखो कल्चरल मटीरियलिज्म। दिख रहा है आपको चैप्टर नंबर 6 में? देखो क्या लिखा है, हैरिस लिखा है, नाम लिखा है ना इसका, इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का है, ठीक है। सेकंड एडमंड लीच, एडमंड लीच कौन से स्कूल का है? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में दो बंदे आते हैं, कौन कौन? लेवी स्ट्रॉस और लीच। लीच ने क्या किया था? लीच ने, आपको पता है, उसने वो चीजें स्टडी करी थी, आप में से पढ़ा है आपने? थ्योरी नहीं ना पढ़ी है अभी, आप में किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना अभी? अच्छा, दूसरे में ये स्ट्रक्चर फिर आपने पढ़ा नहीं है, फिर आपको क्या बताऊं। थर्ड नियो एनिमिज्म, खोलो रिलीजन वाला चैप्टर, एनिमिज्म। एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या होता है? हाँ, सोल वर्शिप बोला जाता है, सोल किसी भी चीज में वास कर सकती है, ठीक है। नियो किसी के साथ आ जाए तो मतलब क्या कि नई फॉर्म में वो चीज, ठीक है। तो एक था कि ट्रेडिशनल, बहुत पहले जो लोग थे वो एनिमिज्म में बिलीव करते थे, एक ही अब लोग दोबारा करने लग पड़े हैं। बीच में हो सकता है कि किसी ने इसको नकार दिया हो, लेकिन अब दोबारा करने लग पड़े। तो ये चीज थोड़ी सी नहीं है जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये ऐसी चीज है नियो एनिमिज्म कि डायरेक्टली आपको उसमें नहीं दिख रही है, ऐसे करके रखूं। ये चीज ऐसी है कि डायरेक्टली आपको सिलेबस में नहीं दिख रही है। नियो एनिमिज्म अपने सिलेबस में लगाते चलो, ये सारे जो पेपर में आ रहे हैं सिलेबस खोलते चलो, एडमंड लीच को भी करो अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट। और जहां एनिमिज्म लिखा है ये होगा आपका चैप्टर नंबर 4 है शायद, रिलीजन वाला। 5 है ना रिलीजन वाला, रिलीजन वाले में जाओ, वहां लिखो एडमंड लीच, उधर एनिमिज्म जहां लिखा है ना उसके साथ लिख के आओ नियो एनिमिज्म, उसके साथ लिखो नियो एनिमिज्म, ठीक है। ये नया क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, नियो एनिमिज्म। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, रिसेंट एडवांसमेंट इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 बोलो, चैप्टर नंबर 7 लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो लिंग्विस्टिक फील्ड में, तो लिंग्विस्टिक में क्या करते हैं, जनरल क्वेश्चन है ये, अगर आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स लिखनी है तो हमें लेटेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की दौर में क्या है। नेक्स्ट रुथ बेनेडिक्ट, रिपीट क्वेश्चन है, पिछले साल भी यही आया था। रुथ बेनेडिक्ट, खोलो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में जाओ, नीचे कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, वहां दिखेगी रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, मीड और बेनेडिक्ट दिखेगी, उसको अंडरलाइन करो। ये पिछले साल भी आई थी, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फ्रांस, वो इसकी स्टूडेंट्स थी, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल, ठीक है। अब आ जाओ 20 नंबर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहला वाला जो था, ये जो अभी हमने देखे, ये कंपलसरी होते हैं, सारे के सारे करने हैं, ठीक है। आसान है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता है, जहाँ जो पिछले साल रिपीट नहीं हुआ है या जो हमने यहाँ नहीं किया है। नेक्स्ट, what are the distinctive features of an anthropological imagination? Why is anthropology seen as a bridge between science and humanities? ये चैप्टर नंबर है आपका 1.2 और 1.3, 1.2 का है ये। वहां आपको दिखेगा कि एंथ्रो का बाकी डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशनशिप, ठीक है। एक समझदार बच्चा ऐसे क्वेश्चन इग्नोर करता है, ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने होते, क्योंकि 20 नंबर का है, बड़ा जनरल था। जिसने एंथ्रो कभी नहीं पढ़ा है वो भी कुछ ना कुछ लिख कर आएगा। तो 20 नंबर जब एग्जामिनर देखेगा तो किसी में उसको ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मिलेगी नहीं। कितनी थ्योरी लिख कर आओगे 4 पेज में, इधर उधर की बातें करोगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो हम इसको प्रायोरिटी कम देंगे, क्योंकि ये 20 नंबर में से कभी भी वो अच्छे नंबर आपको नहीं देगा। हाँ, अगर आपको कुछ आ ही नहीं रहा फिर लास्ट में, चलो हमने क्वेश्चन तो देख लिया ना, आप समझ गए, अंडरलाइन कर लो उसको वहां पे, ह्यूमैनिटीज और साइंस वाला। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर इन्होंने कोट दिया था, ठीक है। लास्ट ईयर एक कोट आया था कि एंथ्रो इज द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज एंड मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल साइंसेस। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बस वो कोट था, ये डायरेक्टली पूछा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ, चैप्टर नंबर 6 लेवी स्ट्रॉस। चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चरलिज्म में जहां लेवी स्ट्रॉस है, ठीक है। रिलीजन वाले चैप्टर से भी एसोसिएट कर सकते हो, रिलीजन वाले, लेकिन इसका बेटर ये चैप्टर नंबर 6 से है, क्योंकि लेवी स्ट्रॉस ने मिथ स्टडी किए थे एक इंसान का माइंड जानने के लिए,
ठीक है, तो उसने स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था किसका, मिथ का, ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल का। तो वहां लेवी स्ट्रॉस में मिथ लिखो। 2021 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2021 में आया था माइथीन्स, मिथ का एक यूनिट होता है माइथीन, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म लेवी स्ट्रॉस के ऊपर लिखना मिथ, कि उसका मिथ वाला एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ शेयरिंग एंड कोऑपरेशन इन बैंड टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल। बहुत आसान है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है। देखो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आपको दिखेंगे बैंड, ट्राइब वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो उसको अंडरलाइन करो। ये क्या है, देखो कोई भी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो दो किस्म का होता है, एक होता है स्टेटलेस, ठीक है, और एक होता है स्टेट। तो स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका आता है बैंड, ठीक है, बैंड और ट्राइब, फिर उसके आगे आ जाता है चीफडम, और फिर आ जाते हैं आपके कौन कौन से स्टेट, मॉडर्न स्टेट, मोनार्की, मोनार्की फिर स्टेट। तो बैंड के बारे में पूछा है, बैंड सबसे पिछड़ा हुआ क्या है, बैंड ग्रुप होता है, ठीक है, 40-50 लोग भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, जनरली किनशिप होता है, सारे इगैलिटेरियन होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो क्या है, जो सुप्रीम लीडर है, अथॉरिटी ऊपर जाके सेंट्रल प्लेस पे नहीं होती है, ठीक है, और जनरली इनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होता है, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल पूछी थी तो हमें हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी की एग्जाम्पल बतानी थी, ठीक है, जो भी ट्राइब्स हैं उनकी एग्जाम्पल बतानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग कौन से ट्राइब्स आज की डेट में करते हैं, बस। नेक्स्ट, ये कौन सा चैप्टर है, किया आपने, ये इकोनॉमी वाले में भी आएगा, जहां इकोनॉमी वाला चैप्टर है ना, इसके आगे निकालो, फिफ्थ है, कौन सा, सिक्स्थ है, थर्ड है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाला। इसमें आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वहां हंटिंग गैदरिंग लिखा है, कहीं पे हंटर लिखा होगा, उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि ये रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। जो बैंड्स हैं इनका एस्पेक्ट क्या है, हंटिंग गैदरिंग, ठीक है। ये पेपर 2 में भी मैंने आपको एक जगह कराया हुआ है, पेपर 2 आपने पढ़ा अभी हमने ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें मैंने आपको टेबल बना के लिखवाया कि बैंड की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो वो मैं इसीलिए लिखाता हूँ कि इंटर रिलेट करके आप लोग लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। खोलो, मैरिज फैमिली दोनों उनके लास्ट टॉपिक दिए हुए हैं, फेमिनिज्म का क्या इम्पैक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, ठीक है, बड़ा जनरल नेचर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का डाला है इसने, ठीक है। तो पहला भी इतना ढंग का लग नहीं रहा था, ये भी इतना ढंग का लग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हर कोई लिख लेगा फेमिनिज्म का क्या इम्पैक्ट आया है मैरिज और फैमिली में, तो बड़ा जनरल नेचर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज कॉग्निटिव डिसेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेंट ग्रुप्स एंड देयर सिग्निफिकेंस एज सर्वाइवल स्ट्रेटजी। किनशिप वाला चैप्टर खोलो, हमने पढ़े थे दो, एक एग्नेटिक और एक कॉग्निटिव, ठीक है, तो यहां से आया है आसान है। डिसेंट ग्रुप क्या होता है कि जो आपके खुद सेम एंसेस्ट्रल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो वहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड सी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर से है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइमेट बिहेवियर वाला है उसको थोड़ा सा रिलेट करके इससे लिख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारा बिहेवियर, देखो हमारा एवोल्यूशन हुआ, हम बाइपेडल हुए, तो बाइपेडलिज्म के बाद बड़ी सारी चीजें, जैसे आपने देखा मैरिज है ना, सोसाइटी बनी, तो मैरिज क्यों बन रही है, क्योंकि जब हम बाइपेडल हुए तो उसके बाद जो बच्चा होने लगा तो वो क्या है, पूरा प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसकी डिपेंडेंसी क्या हुई, प्रोलॉन्ग, किसके ऊपर, मदर के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या, मदर को क्या चाहिए, अब एक सूटेबल पार्टनर चाहिए, क्योंकि मदर की मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, सूटेबल पार्टनर कहां से मिलेगा, मेल, तो फिर क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर आ गई, डिवीजन ऑफ लेबर से एक वहां काम करने लग पड़ा, एक यहाँ, पूरी सोसाइटी डेवलपमेंट हो गई उसी से, ठीक है। तो और भी बड़े सारे एस्पेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4A, डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, हाउ इज द कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग द ट्राइबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। बड़ा जनरल नेचर के तीनों ही 20-20 नंबर के इसने पूछे हैं, तो एक तो हमें इसमें से चूज करना ही होता है, तो आप कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा पेपर 2 का ओवरलैप है, ठीक है, ये ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में है, इसने पेपर 1 में पूछ लिए, ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क से रिलेट करके, ठीक है, जो ये हम पेपर 2 में पढ़ते हैं कि ट्राइबल्स का जो लाइवलीहुड था सबसे सस्टेनेबल उन्हीं का होता है, तो उसको घुमा के लिखना है। ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं होगा, जनरली बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा,
क्योंकि पेपर 2 का पेपर 1 में आया हुआ है। पहले दोनों में से मुझे लगता है बच्चों ने कोई ना कोई क्वेश्चन किया होगा, तो उनमें से पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहते हो तो फिर कौन सा लिख करोगे? मेरे ख्याल से फेमिनिस्ट वाला बच्चे करके आए होंगे, क्योंकि इसमें एक मैरिज में इम्पैक्ट पड़ जाएगा, एक फैमिली पे पड़ जाएगा, तो दोनों का बच्चों ने पढ़ाई होता है तो पॉइंट्स लिखकर आ सकते हैं। ठीक, वैसे तीनों ही बड़े अजीब नेचर के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर खींचने वाले। ठीक, चलो बी पार्ट, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द कंसेप्ट डेवलपमेंट ऑफ साइकिल ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस इट। डोमेस्टिक ग्रुप्स वाला ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा पढ़ा था हमने? सोसाइटी में पढ़ा था, 2.2 में पढ़ा था कि फैमिली में पढ़ा था? फैमिली वाले में शायद पढ़ा है ना, मैं वहां हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप्स में हमने डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, तो उस पे पूछा है। नेक्स्ट क्या है, गिव द ब्रीफ रिव्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ वेरियस रैपिड एथनोग्राफिक मेथड्स, ये चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हम पढ़ेंगे एथनोग्राफिक मेथड्स, हम उसमें पढ़ेंगे जाके, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो दोनों का चैप्टर नंबर 8 से याद करो, रखो, एक क्वेश्चन आता ही आता है, 15 नंबर का आया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्या पूछा है इसने? रैपिड एथनोग्राफिक मेथड्स, तो वहां मेथड दिखेगा आपको चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, चल सेक्शन बी पे आ जाओ। ये जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि क्या होता है, कंपलसरी होता है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा। पहला, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारा चैप्टर खोली कौन सा है, 9 पॉइंट समथिंग है या 10 है? 10 में है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज होगा एक, देखो 11 है, 11.2। ठीक है, तो इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज दी हुई है। ठीक है, सीधा सा एक चैप्टर है, डायरेक्ट पूछा। निएंडरथल हर साल मैं आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने अभी ये छोटी सी बुक बनाई थी उसमें भी निएंडरथल का इतने सारे केस स्टडीज लिखे थे, तो डायरेक्टली तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पिछले 1-2 साल से हर साल आ रहा है। स्वंते पाबो को क्या मिला है इसमें? नोबेल प्राइज मिला है। तो हमने जो निएंडरथल में यही लिखना है कि 2 टाइप के होते हैं। पहले तो एवोल्यूशन बताओगे इसका कि कब आया, ये मिडिल पैलियोलिथिक में आया। मिडिल पैलियोलिथिक में आया, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा था, यूरोप वाली साइड मिला था। 2 इसके हैं, एक क्लासिकल और एक जो दूसरा है, एक एक्सला चैपल वाला है ना, और दूसरा माउंट कार्मेल वाला है। और दोनों के फीचर्स, क्रेनियल कैपेसिटी, वो जितना लिखा है वो सारा लिख के आ जाना आपने पॉइंट में। ठीक है, तो 10 नंबर पे 2 ही पेज मिलेंगे आपको, तो इतने पेज लिखाएं। लास्ट में ये भी लिख दोगे कि इसका 4% डीएनए आज भी है, तो कंक्लूड उसको वैसे करोगे। सी पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ जेन गुडॉल इन स्टडिंग प्राइमेट बिहेवियर, आपको लिखा चुका हूँ ये। ठीक है, आपको दिखाया था तंजानिया के नेशनल पार्क में जेन गुडॉल क्या करती थी, चिंपैंजीज पे इसने रिसर्च करी है। ठीक है, तो सीधे सीधे हमने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, वही है ये, यूपीएससी का 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी लास्ट ईयर भी आया था, जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट था उसकी डेथ हुई थी, तो ये न्यूज में था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्वेश्चन आया, 10 नंबर का। जीन मैपिंग एंड ह्यूमन डिजीजेस, ये अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जीन मैपिंग क्या होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन को मैप करना कि कहाँ पे है। ठीक है, जीन मैप क्यों किया जाता है? 2 पर्टिकुलर ट्रेड्स की एफिनिटी आपस में चेक करने के लिए। अगर ये खराब हो तो, अगर 2 दूर हैं अगर, ठीक है, तो अगर दूर हैं तो उनमें एक साथ होने के चांसेस कम है, बीमारी होने के चांसेस, तो जीन मैप निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आसान है, मेरे ख्याल से सारे आसान है, हमने सारे कवर किए हुए हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन एंड एप्स। किया कराया क्वेश्चन, आपको मैंने बोला था लिखो 20 नंबर का, ये ऐसे ही आएगा, वैसे ही 20 नंबर। सबसे पहले अगर मैं ये पेपर दे रहा होता, मैं ये वाला क्वेश्चन उठा के तुरंत लिखता। सीधे सीधे आपने लिखा है ना 20 नंबर, इसमें जो आप लिख कर आते तो 20 में से उसको आपको 18 नंबर देने ही पड़ते। जो जितना मैंने क्लास में लिखा है सीधे वही लिखना आपने, ना इधर का ना उधर का, डायरेक्ट वही, और वही इमेज आपने चिपकानी है। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन ग्रोथ, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही फर्क होता है कि एक जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, जो ग्रोथ है ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक होती है, डेवलपमेंट थ्रू आउट चलती रहती है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है शायद। ठीक, नेक्स्ट, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक में कौन सा था? ब्लेड कल्चर। लोअर में क्या था? एबीविलियन और एचुलियन, क्रूड टूल्स, होमो इरेक्टस आया था। बीच में आता आपका कौन सा? मिडिल पैलियोलिथिक, उसमें निएंडरथल, उसमें फ्लेक्स।
ठीक है। और फ्लेक कल्चर के बाद आगे कौन सा आता है, ब्लेड टूल। तो ब्लेड टूल में वो हमने देखा था आपको, उनको कराया हुआ है पूरा सांप वाला ट्रिक लिखा है, SAMP, सैल्यूट्रियन ऑरिगनेशन, आपको भी हमने कहीं लिखा था बीच में, सैल्यूट्रियन ऑरिगनेशन, वो सारा लिखना। ब्लेड और बोन टूल्स भी यहीं पे आते हैं, हार्पून्स वगैरह। तो सारा पेलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, इसमें साइट्स बनानी है बस। तो भिम्बेटका जितनी भी है वो साइट्स, 2-4 साइट्स का एक मैप बना के रेफरेंस देना, ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन क्लास। नहीं आपने नहीं किया, दूसरा नहीं किया, ये आपका प्री हिस्ट्री का है, आपकी प्री हिस्ट्री ना इस बैच की नहीं हुई है। ये जो पेपर देने गए हैं इनको तो कराया है ना, सुबह वाले बैच में कवर कराया था ना इनको, नवदीप उनको तो कराया हुआ। अब ये दूसरा पेज कहाँ है, इसने एक ही पेज भेजा मुझे, आ गया पेज। तो ये तो पूरा लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। सीधे जाते ही जो मैंने क्लास में कराया आप वही टेप के आ जाओगे, अगर रटा मार के तो काम हो जाएगा। चलो 7th क्वेश्चन, डिस्कस दी बायोकल्चरल एडेप्टेशन टू हाई अल्टीट्यूड अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत आसान है, अभी उनको करा के भेजा है, आपने थोड़ी किया अभी ये वाला क्वेश्चन, ये सुबह वाली क्लास में कराया था कि जैसे आप हाई अल्टीट्यूड, मतलब ऐसे समझाया है लिखा है, जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो देखो हमारे शरीर स्ट्रेस कंडीशन में आता है, हाइपोक्सिया लाइक कंडीशंस, ठीक है। तो अब शरीर दो तरीके से बिहेव करता है, या एक तो शॉर्ट टर्म हो गया टेम्परेरी, ठीक है, और एक हो गया लॉन्ग टर्म। तो अडेप्ट करने का जो शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया है उसमें क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है वो तेज हो जाता है, ठीक है, और थोड़े बहुत हमारे शरीर के सिक्रीट करते हैं सेल, हीमोग्लोबिन थोड़ा तेज होगा। और एक हो गया लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में बॉडी अपने आप जैसे लंग्स बड़े हो जाएंगे वगैरह वगैरह। और हमने इसमें ये भी देखा था कि जो तिब्बतन पॉपुलेशन है उनके अंदर स्पेसिफिक एक जीन भी मिलता है ना, जो जीन उनको हेल्प करता है टू लिव इन सच कंडीशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वेरियस ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड क्रोमोसोमल, अभी लिख रहे हो आप ये, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा कौन सा, पटाओ, ठीक है। साफ साफ अब इसमें देखो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी पूछी है ना, तो आपको उसको दोनों लिखने हैं, स्ट्रक्चरल भी लिखने हैं और न्यूमेरिकल भी लिखने हैं। न्यूमेरिकल में वो तीनों लिखोगे जो मैंने बताया, स्ट्रक्चरल में सबसे पहले क्राइडू चैट लिख दोगे, और उसके बाद जो छोटे मोटे इन्वर्जन है जहां जहां आपको लग रहा है, जैसे प्रेडरविली आ गया तो उसमें 15 क्यू पे बता रहा है ना थोड़ा गड़बड़, और एंजलमैन आ गया, ये भी लिख सकते हो आप उसमें, ठीक है। तो सीधे सीधे 15 नंबर का आपको डायरेक्ट आएगा। आगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, बहुत आसान है, ये एक आपको टेबल मैंने उनको बनवाया था रेशियल क्लासिफिकेशन का, एक तो डिफरेंट डिफरेंट रेसेस, फिर उनका देखने की, जैसे कोई कॉकसाइड है, निग्रोइड है, मंगोलाइड है, जो कॉकसाइड वाले का उसका नोज कैसा है, तो नोज तीनों का लिख देंगे, ठीक है। हेयर कैसे है, हेड फॉर्म कैसा है, सबका अलग। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है जो हमने क्लास में किया है, दोनों में है ना, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, ये दोनों जगह है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। पेपर 1 में कहाँ है ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर 2 में कहाँ है, पेपर 2 में ट्राइब्स का बताया जाता है, तो बाद में बताया जाता है कि ट्राइब्स जनरली कुछ ही उसमें पाई जाती है। दोनों में करना हमने, पेपर 1 में भी 2 में, उनको कराया हुआ सुबह वालों को। 8th क्वेश्चन देखो, डिस्कस द कॉज फॉर अर्ली मेनार्क एंड लेट ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज इन वुमेन। बहुत आसान क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी से डील कर रहा है, तो बड़े सारे कॉज, उनको दोनों कॉज दिखाए हैं कि बायोलॉजिकल कॉज क्या है और दूसरा सोशियो कॉज क्या है, पॉवर्टी वगैरह उससे भी आता है, ठीक है। जो भी आप न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो अगर उसमें गड़बड़ है तो भी ये हो जाता है, ठीक है। आर दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्रीजिंग इन इंडियन पॉपुलेशन, डिस्कस योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल। आसान है, जनरल नेचर का है, नॉट हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया हो, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 है जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इसी को बोलते हैं। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, दोनों, जो मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ कि वो एक कोई पॉलिटिशियन था, गांव गया, 200 क्या लेकर गया, भेड़े, 200 दिन बाद दोबारा गया, तो बोलते कहाँ गई, बोलते खा गए। तो वही तो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंथ्रो का, बाकी हर जगह काम आता है। चाहे आप डिफेंस में देख लो, जैसे अभी इंडियन आर्मी की नई यूनिफॉर्म आई, चाहे आप कॉकपिट डिजाइन देख लो, कुछ भी देखो, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको बस क्या करना है, एरिनाज में इसको अपने डायमेंशंस पे ओपन कर देना था। कुछ कौन से डायमेंशंस लोगे आप, सिलेबस से डायरेक्ट है, पूरा चैप्टर नंबर 12 शुरू से लेके एंड तक आपने लिख देना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सिलेबस याद कर लो बाय हार्ट, सिलेबस से ही आधे काम हो जाते हैं। तो बड़ा लड्डू पेपर आया है, ठीक है। इससे आसान पेपर और क्या आएगा एंथ्रो का, हाँ इसलिए बोलता हूँ पढ़ो, जो नहीं आएगा उसको निकालूंगा क्लास में। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती है। अब बड़े बच्चे क्या करते हैं ना, चैप्टर नंबर 6 छोड़ के जाते हैं, चैप्टर नंबर 6 छोड़ के जाते हैं। अब देखो उनका क्या हाल होगा जो चैप्टर 6 छोड़ के जाएंगे। ये पूरा कंपलसरी है,
ये पूरा है ही कंपलसरी। आप इसको छोड़ के जाओगे क्या बनेगा आपका? ये तो करने ही करने हैं। और अगर आपका 100 नंबर यहाँ से गया, 50 नंबर आपका यहाँ से गया, तो आप रेस से बाहर हो। सारे कल्चर मटेरियलिज्म, मार्विन हैरिस का स्कूल, एडमंड लीच स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल, नियो एनिमिज्म भी रिलेट हो जाता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी, ठीक है। और रुत में, क्योंकि आप जब पढ़ोगे एनिमिज्म की थ्योरी तो उधर आएगा ना किसने दी थी पहले ये थ्योरी, और उन्होंने इसका भी एवोल्यूशन दिया था, रिलीजन का भी एवोल्यूशन। लिंग्विस्टिक चैप्टर नंबर 7 एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि जनरल नेचर का, ठीक है, जितना आपको लिखा है वही थोड़ा थोड़ा करके आ जाओगे। तो रुथ बेनेडिक्ट लास्ट ईयर भी आई थी इस साल। हाँ हाँ, न्यूरोसेंस जो हमने केस स्टडीज दी हुई हैं उसमें बड़ी सारी ऐसी, उसमें बड़ी सारी ऐसी केस स्टडीज हमने मेंशन की हुई हैं कि पहली दफा बोलना कब सीखा हमने, कौन सा जीन है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो जो मैंने 100 केस स्टडीज दी है ना, एक साल का करंट अफेयर, उसमें से आप बड़ी सारी चीजें पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक। तो बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, नियो एनिमिज्म अलग है, एनिमिज्म को ही प्रमोट करता है वो, एनिमिज्म को ही प्रमोट करता है। देखो जब हमने थ्योरीज पढ़ी थी तो उसमें हमने रिलीजन का देखा था, थ्योरी तो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी आप लोग पढ़ोगे अभी। ये मिक्स है, इंटर रिलेट करके रिलीजन प्लस थ्योरी। जैसे आपने जो वहां पढ़ोगे, एक आएगा पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, फिर आएगा न्यू एवोल्यूशनिज्म, बीच में कोई ऐसा स्कूल आएगा जो पहले वाले को क्रिटिसाइज करेगा, तो नया वाला क्या करेगा, उसकी पॉजिटिव चीजों को लेकर आएगा। जैसे लमार्क है, फिर आता है नियो लमार्क, चीज सेम ही होगी, ठीक है। एनिमिज्म है बिलीफ इन सोल ही होगा, सोल वर्शिप, जहाँ जो डिबेट सेम ही रहेगी, ठीक है। और 10 नंबर का है, आपके पास इतना मटेरियल होता ही है कि आप इसमें एनिमिज्म भी लिखकर आ जाओगे तो भी कुछ ना कुछ वो दे ही देगा आपको, ठीक। कुछ एक आधा तो चीज तो डालता ही है ना थोड़ा आपको वो डराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखेंगे, बाकी फिर हम इसको बाद में करेंगे। ये अगर भाई वो सही से पढ़ के गया होगा ना तो उसका ये बड़े अच्छे मार्क्स लेगा नवदीप। तो जो मैंने बुक भी निकाली उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी है, उसमें मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो उसमें से डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये पेपर मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। चलो थैंक यू।